गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे जैनेन्द्र जी द्वारा रचित वैचारिक निबंध बाजार दर्शन। इसमें हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार लेखक जो है जैनेन्द्र जी भगत जी के जो अलौकिक दिव्य ज्ञान की अलौकिक शक्ति या आत्मिक बल कहे, धार्मिक बल कहे, इसके विषय में हमें बताते हैं कि यह वह शक्ति है, यह वह बल है जिस बल को प्राप्त होने के बाद जो है किसी प्रकार की अन्य शक्ति की, किसी प्रकार की जो धन की आवश्यकता व्यक्ति को नहीं होती। जो व्यक्ति धन के प्रति झुकता है तो कहीं ना कहीं वह निर्बल होता है, कहीं ना कहीं वह व्यक्ति क्या होता है, वह कमज़ोर होता है। इससे आगे आज हम लोग को जो गद्य खंड पढ़ना है इसी पार्ट से पेज नंबर 91 से लिया गया है। पेज नंबर 91 से एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। लेखक बताते हैं कि रास्ते में हम जा रहे थे तो हमारी मुलाकात एक बार जो चूरन बेचने वाले भगत जी से हुई। भगत जी का जो बर्ताव था एकदम पूरी तरह से सामान्य था। वो किसी प्रकार ना ही बाजार को कोसते हुए दिख रहे थे। सामान्य रूप से मुलाकात हुई, नमस्ते दुआ सलाम हुआ, एक दूसरे को अभिवादन किया। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का असंतोष का भाव नहीं था, किसी तरह का कोई दुख झलक नहीं रहा था, ना ही किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव था, ना ही किसी के प्रति द्वेष का भाव था। ऐसा नहीं था कि वो आंखें बंद कर करके वो चीज़ों को देख रहे थे। वो खुली आंखों से बाजार को पूरी तरह से आंखें खोल करके बाजार को निहार रहे थे। प्रेम पूर्वक निहारना मतलब प्रेम पूर्वक देखना। ऐसा उनकी दृष्टि को देख करके लेखक कहते हैं उनकी दृष्टि को देख करके कहीं से भी नहीं लगता था कि वो किसी प्रकार से बहुत दुखी हैं, किसी प्रकार का उनके मन में मलाल है, कष्ट है कि मेरे पास मैं ये नहीं खरीद पा रहा हूँ, मेरे पास ये नहीं है। किसी तरह का कोई दुख नहीं, पूरी तरह से प्रसन्नता का भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलकता था। उनकी प्रसन्नता, उनके अंदर संतोष की वृत्ति यह बताती थी कि उन्हें किसी प्रकार का ईर्ष्या भाव नहीं है। बाजार को खुली आंखों से निहारते थे। जो चीज़ें उन्हें आवश्यक होती थी वो ऐसा नहीं था कि वो चीज़ों को देख करके किसी तरह से वहाँ से परहेज करना या किसी चीज़ को देख करके भौचक्का या स्तब्ध रह जाने वाला भाव जो उनके मन में नहीं था। किसी चीज़ को देख करके वो आश्चर्यचकित नहीं हो रहे थे, वो सभी चीज़ों को सामान्य भाव से वह देख रहे थे। बाजार में तरह तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी, तरह तरह के माल, तरह तरह का सौंदर्य, तरह तरह का सामान पड़ा हुआ था। बाजार अपनी माया जाल से सबको अपनी अंकुश में, अब सबको अपनी आगोश में ले रहा था, चंगुल में ले रहा था। लेकिन भगत जी के ऊपर उस मायावी जाल का, बाजार का कोई भी असर नहीं हो रहा था। पूरी तरह से बाजार को वो निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे। किसी प्रकार किसी भी चीज़ को लेके अप्रीति का भाव, अप्रीति यानी घृणा का भाव, किसी के प्रति, बाजार को देखकर, किसी भी वस्तु को देख करके उनके मन में, भगत जी के मन में घृणा का भाव जो है वो देखने को नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर किसी प्रकार की कोई रिक्ति नहीं थी। उनका मन जो था, उनका मन खाली नहीं था, उनका मन पूरी तरह से, उन्हें पता था, मन भरा हुआ भी नहीं था, मन रिक्त भी नहीं था। उन्हें पता था उन्हें क्या लेना है, उनके लिए आवश्यकता क्या है, उन आवश्यकताओं को वो लेकर के वो बाजार में आए थे। सो किसी प्रकार का ईर्ष्या का भाव उनके मन में नहीं था। खुली आंखों से बाजार को देखना, तुष्ट और मग्न, तुष्ट यानी प्रसन्न, तुष्ट और मग्न होकर के चौक बाजार से गुजरते हुए चले जा रहे थे। वो कहीं अन्य तरह तरह की चीज़ें दुकान लगी हुई थी, माल सजा हुआ था, लेकिन कहीं नहीं रुके। केवल पंसारी की दुकान पे, छोटे से किराने के स्टोर पे रुकते हैं, उन्हें जो आवश्यक सामग्री लेनी होती है वो लेते हैं और उनके बाजार की सत्ता वहीं तक है जब वो जिस आवश्यक सामग्री या जिस आवश्यक वस्तु के लेने के लिए वो बाजार आए हैं, अगर वह बाजार में उस वस्तु की सत्ता है तभी वो तक बाजार की सत्ता भी उनके लिए है। सपोज़ अगर आप मार्केट में पेन खरीदने गए, अगर बाजार में पेन नहीं है और तरह तरह की पेंसिल, डिज़ाइन की पेंसिल आपको दिखाई जा रही है तो बाजार की सत्ता आपके लिए नगण्य है। ठीक उसी प्रकार जो ये भगत जी थे वो भी बाजार जाते हैं
और उन्हें जीरा लेना है, काला नमक लेना है, तो वो जाते हैं पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, जितना अमाउंट उन्हें लेना है लेते हैं और लेकर के वहाँ से चले आते हैं। तो बाज़ार की सत्ता उनके लिए तब तक है जब तक बाज़ार में काला नमक और जीरा मौजूद है, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो बाज़ार की सत्ता उनके लिए निरर्थक जो है वो समान है, किसी प्रकार उनके लिए कोई भी उपयोगी नहीं है। बाज़ार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं, कि हठपूर्वक विमुखता, हठ माने जिद के साथ विमुखता, कि नहीं हमको उससे मुंह मोड़ लेना है, अगर हम देखेंगे तो इसके जाल में फंसेंगे, ऐसा भाव भी उनके चेहरे से नहीं दिख रहा था। खुले मन से वो, खुले दिल से, खुली आंखों से वो चीज़ों को देख रहे थे, किसी प्रकार के असंतोष की वृत्ति उनके चेहरे से दिखाई वह नहीं दे रही थी। शेष चांदनी बिछी की बिछी थी, आकर्षण अपना बिछा हुआ था, ढेर सारी दुकानें लगी हुई थी। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए और वह केवल पंसारी की दुकान पर मिलता है। बड़ी खुशी, सारी दुनिया में ऐश्वर्य धन ऐश्वर्य पड़ा रहे, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, और वह किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं, कि सबकी का वह कल्याण चाहते हैं। ये नहीं कि उन्हें पंसारी की दुकान से जीरा लेना है तो कपड़े वाली दुकान को वह घृणा या किसी प्रकार का आक्रामक, किसी प्रकार का आक्रोश उसके प्रति व्यक्त करें, ऐसा नहीं। वो चाहते हैं सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, ठीक है, लेकिन मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मेरा सरोकार सिर्फ इतना है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये मुझे कहाँ मिलेंगी, बस इससे में ही मैं प्रसन्न हूँ। सो भगत जी का विचार बस इतना सा था। इसी को लेकर यही कारण था कि वह ना तो दूसरों को दुख को देख करके जलते थे, ना ही उन्हें किसी प्रकार का कोई पछतावा या कोई अफसोस होता था। सो सबका जो है वह कल्याण का भाव चाहते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, यह मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही पहुंचा देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और नहीं जानते हैं कि वो जो नहीं जानते हैं वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व से अपने पैसे के केवल विनाशक शक्ति, शैतान शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। कहते कि बाजार की सार्थकता तभी तक है जब आवश्यक वस्तु आपको मिलती है, अगर आवश्यक वस्तु आपको नहीं मिलती है तो बाजार की सार्थकता आपके लिए जीरो बराबर है, यानी नगण्य है। कहते जो लोग जिन बाजार जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है क्या लेना है, तो अनावश्यक समय बर्बाद करते हैं, अनावश्यक पैसा बर्बाद करते हैं, ऐसा अनावश्यक जो है दिमागी टेंशन जो है दिमाग से उनका शोषण होता है, भावनाएं उनकी तरह तरह चीज़ों में उलझ करके रह जाती हैं और वह जीवन में कभी भी खुश नहीं रहते, सुखी नहीं रहते। सो बाजार को वही लोग सार्थकता प्रदान करते हैं। कैसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? जिन्हें पता होता है कि बाजार से उन्हें क्या चाहिए और क्या लेना है। अगर नहीं पता है तो वह अपनी परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति के बल पर, ऐसे व्यक्ति जिन्हें पता नहीं होता कि मार्केट में क्या लेना है, तो वह अपनी क्रय शक्ति के बल पर जाते हैं और विनाशक शक्ति क्या लेके आते हैं बाजार से? विनाशक शक्ति लेकर के आते हैं, व्यंग की शक्ति लेकर के आते हैं। ज़रूरी नहीं है लेकिन पड़ोसी को जलाने के लिए हम ये वाला इन्वर्टर लेकर के आए, ये वाला पंखा लेकर के आए, क्योंकि हमें दिखावा करना है। तो ऐसे लोग जो अपने पैसे की शक्ति के कारण जो अभिमान में रहते हैं, गर्व में रहते हैं, वे लोग केवल विनाशकारी शक्ति लेकर के आते हैं। ऐसे लोग केवल व्यंग की शक्ति लेकर के आते हैं, दिखावा, ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव, ये सारी चीज़ों को इससे पनपती हैं। कहीं भी वो सारी चीज़ें आराम नहीं पहुंचाती, बल्कि आराम में व्यवधान पहुंचाती हैं। तो जो लोग अहंकारवश परचेजिंग पावर के कारण अनावश्यक वस्तुओं का क्रय करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो विनाशक शक्ति का क्रय करते हैं, पैसे की व्यंग शक्ति का क्रय करते हैं। उसके साथ बाजार में जो है बाजारूपन को बढ़ावा करते हैं, बाजार में दिखावे को वो बढ़ावा देते हैं, जिसका इससे क्या होता है? बाजार में कपट बढ़ता है, धोखा, झूठ, छल, प्रपंच बाजार में बढ़ता है। किसको कैसे ठगना है, बाजार इस फिराक में है कि कैसे हम लोगों को ठगें, और लोग इस फिराक में है कि कैसे हम बाजार को ठगें। दोनों एक दूसरे को ठगने के लिए लगे रहते हैं। न ऐसे संदर्भ में न तो बाजार क्रेता को किसी प्रकार का लाभ देता है, ना तो क्रेता किसी प्रकार बाजार को ही लाभ दे पाते हैं। इसका मतलब यह है कि बाजार में कपट का भाव, धोखा, छल का भाव बढ़ता है और आपस में परस्पर सद्भावना
अच्छी भावना का ह्रास होता है। जैसे जैसे जो होता है, जैसे जैसे कपट का भाव बढ़ता है, वैसे ही सद्भावना घटती है। कपट कब होगा, हम आपको धोखा कब देना चाहेंगे, जब हम ये बातें सोचेंगे कि किस प्रकार हमारा अपना स्वतः का लाभ हो, अत्यधिक लाभ हो, अनावश्यक लाभ हो, तो हम आपको नीचा दिखाने में परहेज नहीं करेंगे। जैसे जैसे कपट बढ़ता बाजार में चला जाता है, जो भी दिखावा लोग करते हैं, परचेजिंग पावर का प्रयोग करते हैं, कपट समाज में बढ़ता चला जाता है, आपस में सद्भावना बढ़ती चली जाती है और भाई आपस में भाई भाई सुहृदय पड़ोसी फिर रह नहीं जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। भले ही जो दुकानदार है हमारा पड़ोसी क्यों ना हो, लेकिन जब वहाँ इस तरह की खरीद फरोख्त की बात आती है, तो दिखावे की बात आती है या लोगों को दिखाने की बात आती है, तो वहाँ पर केवल एक ही संबंध होता है, एक ग्राहक का और एक बेचक का। बताए ना कि ये पैसा ही है, परचेजिंग पावर ही है जिससे हम अपने सगे संबंधियों को भी तिरस्कृत करते हैं, सगे संबंधियों को भी हम बुरा बता देते हैं। तो ऐसे समय में ये लोग जो होते हैं सगे संबंधियों को भी बुरा कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आपस के रिश्ते जो होते हैं, आपस के रिश्ते ग्राहक के और बेचक के, एक खरीदने वाला होता है, एक जो होता है बेचने वाला होता है। सिर्फ आपस में बस यही रिश्ते हो जाते हैं, क्रेता और विक्रेता के। मानो दोनों एक दूसरे की ठगने की घात में हो, घात माने प्रतीक्षा करके बैठे हो कि क्या ऐसा किया जाए। ग्राहक सोचता है कि क्या ऐसा किया जाए कि बेचने वाले को, विक्रेता को ठगा जाए, विक्रेता ऐसा सोचता है कि क्या ऐसा किया जाए कि हम ग्राहक को ठगें। जब हम जाते हैं लुभावने अवसर को देखते हैं, लुभाने प्रलोभनों को देखते हैं, तो सोचते हैं अरे एक पे एक फ्री है, तो हम खरीद के लेके आते हैं, कह रहे गदगद रहते हैं, 2000 का सामान हम 1000 लेकर के आए। हम ये नहीं उस समय ये नहीं ध्यान देते थे 500 का सामान 1000 में था और उसको हम 2000 2 बार दे करके आए थे, इस बात का हमें ध्यान नहीं रहता। हमारे दिमाग में बस ये रहता है एक पर एक फ्री। तो इस प्रकार ग्राहक और बेचक जो है एक दूसरे को हमेशा जो है घात लगाए बैठे, किस प्रकार उनका नुकसान किया जाए। यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है कि ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता। मतलब बाजार, ऐसा बाजार क्या है, लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके नहीं उसकी सृष्टि होती। ध्यान यही होता है कि किस प्रकार मिलावटी सामान लगा करके, किस प्रकार ऐसे वस्तु का निर्माण किया जाए, कैसे क्रेताओं को ठगा जाए। इसके लिए हर नियम कानून को ताक पर रखने के लिए लोग तैयार होते हैं। तो ऐसा बाजार व्यक्ति की सार्थकता, व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके नहीं बनाया जाता, बल्कि ऐसा बाजार जो होता है वह लोगों का शोषण करता है, लोगों का हनन करता है, लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष का भाव जो है वह बढ़ाता है। जब आपसी रिश्ते, सद्भावना घट जाती है, रिश्ते आपस के रिश्ते मिट जाते हैं, केवल ग्राहक बेचक, क्रेता विक्रेता का रिश्ता हो जाता है, तो वहाँ सब रिश्ते बेमाने हो जाते हैं। सिर्फ कपट को बढ़ावा मिलता है, सिर्फ धोखे को बढ़ावा मिलता है। कैसे हम धोखा दें, कैसे किसी व्यक्ति को हरा करके कैसे हम अपनी जीत प्रतिस्थापित करें, कैसे हम किसी को लूट सकें, तो लूटने में हर व्यक्ति आगे आता है। इस प्रकार केवल शोषण होता है, कपट सफल हो जाता है, निष्कपट शिकार होते हैं। जो निष्कपट होते हैं, जिसमें कपट नहीं होता, धोखा नहीं होता, तो वो व्यक्ति इसके शिकार होते हैं। मार्केट जाते हैं तो जो लोग चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, जो इन बाजारी माया जाल को जो जानते हैं, सो वो उसके शिकार बनने से तो कदापि बच जाते हैं। लेकिन जो निष्कपट होते हैं, जो भोले निश्चल लोग होते हैं, वो उसके शिकार हो जाते हैं। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। दैट वर्ड इम्पॉर्टेंट, विडंबना। विडंबना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। ऐसा बाजार जो होता है वो समाज के लिए विडंबना है, मानव के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जो ऐसे बाजार को पोषण करता है तो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा, औंधा मतलब मुंह के बल गिरा हुआ, सरासर औंधा मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। कहते हैं कि वह बाजार जो छल को बढ़ावा दे, ऐसा बाजार जो कपट को बढ़ावा दे, जो लोगों के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा करे, लोगों जिसका निर्धारण ये सोच के ना किया जाए कि यह बाजार हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा, बल्कि ये सोच के किया जाए कैसे लोगों को ठगा जाए, तो ऐसा बाजार सरासर औंधा है।
मुंह के बल गिरा हुआ बाजार, ऐसे बाजार की समाज में कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो व्यक्ति या जो शास्त्र या जो अर्थशास्त्र ऐसे बाजार का पोषण करता है, ऐसे बाजार का पोषण करता है, ऐसे बाजार का समर्थन करता है, ऐसे बाजार को बढ़ावा देता है, उसके जितने भी नियम होते हैं वे सारे नियम, ये सारी बातें, ये सब क्या होते हैं? अनीति शास्त्र, नियम के विरुद्ध होती हैं। यानी बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र, जिसका बाजार का निर्माण हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं के समय काम आने के लिए किया गया, लेकिन जब इसको दरकिनार करके बाजार का काम ग्राहकों को लूटना हो गया, सो ऐसे समय में जो भी इस बाजार का समर्थन करता है, जो भी इस बाजार का पोषण करता है, वो कहीं ना कहीं मायावी है, कहीं ना कहीं अनीति शास्त्र है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हमें सच्चे बाजार की सार्थकता को समझना चाहिए। जैसे आज जो देश, लोग कहते हैं भारत जो है गांव का देश है, लेकिन ऐसी धारणा आज प्रचलित हो गई कि भारत जो है वो क्या है? बाजार का देश बन गया है। हर तरह का बाजार, हर रिश्ते का कोई मूल नहीं रह गया, अब सिर्फ बाजार है। बाजार में सिर्फ बाजारूपन है। रिश्ते में भी लेन देन होता है, रिश्ते में, बाजार में भी लेन देन होता है, लेकिन जब इस स्तर तक हो जाए कि छल, कपट, धोखा को ही सर्वोपरि स्थान दिया जाए, तो ऐसे समय में बाजार अपनी सार्थकता को नष्ट करते हैं और इंसान अपनी इंसानियत को मार देते हैं। सो इस प्रकार के तरह तरह के विचार हमें इस वैचारिक निबंध में देखने को मिलते हैं। सो इस प्रकार यह बाजार दर्शन नामक पाठ कंप्लीट हुआ। आप लोग इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप पढ़िए और अपने शब्दों में इसका आंसर लिखने का प्रयास करिए। कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को हम पढ़ते हैं, इसको आप देखिए। लेखक ने क्यों कहा कि बाजार में एक जादू है? प्रश्न, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि बाजार में जादू है और बाजार की मर्यादा क्या होती है? पहला प्रश्न। सेकंड, मन खाली होने का क्या अभिप्राय है? यह खालीपन बाजारवाद को कैसे बढ़ावा देता है? सेकंड। थर्ड, आज का उपभोक्ता जेब खाली होने पर भी खरीदारी करता है, यह समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है और आप ऐसा क्यों मानते हैं? नेक्स्ट, बाजार के जादू को रूप का जादू क्यों कहा गया है? जेब भरी हो और मन खाली हो का आशय स्पष्ट कीजिए। जादू का असर उतर जाने पर व्यक्ति को क्या महसूस होता है? बाजार का जादू किस तरह के व्यक्तियों पर अधिक असर डालता है? इस तरह के अनगिनत प्रश्न इस पाठ पर आधारित हैं। इन प्रश्नों को आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।